हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स के अगले लेक्चर में। ठीक है जी, न्यू लेक्चर में, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हमने सीख लिया था। क्या सीखा था हमने? किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे गिना जाता है। ठीक है ना? तो मैं आज इसको फिर से दोहरा देता हूँ, मैं चीज़ें आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एक एक रूल को मैं क्या करूँगा, फिर से पढ़ूँगा। ठीक है जी। तो किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नियम है, सभी अशून्य अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या होते हैं, सार्थक अंक में गिने जाते हैं ना। तो ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो मैं बात करूँ रूल नंबर फर्स्ट की, तो इसमें क्या बोल रहा है इसने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे मैं इसमें बात करूँ कि बताओ 385.23 में कितने सार्थक अंक हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है ना? तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 5 है। ये रूल नंबर फर्स्ट था हमारा। रूल नंबर 2 की बात कर रहा है, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो कह रहा है कि रूल नंबर 2 की बात करूं तो दो अशून्य अंक मतलब यही होता है जिसमें शून्य ना हो। तो मैं लिखता हूं, इसे मैंने लिख दिया 3.0003। दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, तो 3, 2, 3, 3 और 6 हो गया, यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। अगले रूल की बात करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने रूल कॉपी किया होगा। अगर आपने रूल नहीं कॉपी किया तो आप पिछले लेक्चर में जाइए, आराम से सारी चीज़ों को लिखिए, समझिए, फिर इस लेक्चर को आप क्या करें, देखें। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर की बात करूँ, दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक न हो, दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर शेष सभी संख्या सार्थक अंक होता है। तो मैं बात करूँ, अगर मैंने कहीं ऐसे लिखा हुआ है 0.0032, ठीक है, मैंने लिख दिया, बताओ अच्छा कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आपको दशमलव को पहले देखना है कि कोई नॉन जीरो नंबर है क्या, तो नॉन जीरो नंबर नहीं है, सिर्फ जीरो ही है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना? तो बाकी वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाते। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तब तो सारे ही गिने जाते। ठीक है ना? तो रूल नंबर 3 था। चलिए रूल नंबर 4 की बात करता हूँ मैं आपके सामने, जल्दी जल्दी बात करते हैं अपन। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 की बात करता हूँ। तो रूल नंबर 4 है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पे उसने बोला, कह रहा है कि 4.00032, मैं यही लिख देता हूँ, ये इसमें सार्थक अंक हमने पहले ही बात कर लिया। तो ये कितने हो गए, 4 और 2 6, यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, इसमें 6 हो गए। चलिए रूल नंबर 5 की बात करता हूँ। तो रूल नंबर 5 की बात है, तो रूल नंबर 5 बोल रहा है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो कह रहा है दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के पहले क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। अगर इसके बाद कोई अशून्य अंक के बाद जीरो जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नंबर में क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3। ठीक है, चलिए अपन आगे करते हैं। तो आगे की बात करें तो आगे है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किए जाते। उदाहरण जैसे मैं कहूँ, रोल नंबर 6 की बात करता हूँ, तो मैं कहूँ 6380, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताओ जरा। तो सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 3 है। कितने हैं, 3। यही बोल रहा है वो। अगर दशमलव बिंदु वाला नंबर नहीं है तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, जीरो को छोड़ के जितने भी चीज़ें होंगी वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर है। हाँ बीच में है तब तो गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चले अपन आगे बात करें। लेकिन सपोज मानो कि अगर मैं यहीं पे लिख दूँ kg, तो याद रखना है ये सारे ही किस में गिने जाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में गिने जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया था पिछले क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमने एडिंग, इसमें क्या सीखा था, गणना में सार्थक अंक का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ 10 के पावर का भी किया था कि अगर 10 के पावर में कोई नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर गिनना है, तो हमको 10 के पावर से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हम नंबरों को सिग्निफिकेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप योग करने में कैसे निकाला था, तो योग करने में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में निकाल देता हूँ। जैसे एडिंग में और सब्ट्रैक्शन में हमने ये सीखा था। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि जो भी नंबर होंगे उनको पहले साधारण तौर पे अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? मान लो लेट सपोज
मैं कह दूँ A इक्वल टू मान लो है 35.48 kg और B इक्वल टू है 33.7, ये है, ठीक है, ये है, इसको ऐड करना है। तो पहले साधारण तौर पे ऐड कर लेते हैं, जैसे ऐड करते हैं, तो 35.48 प्लस 33.70, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, ऐड कर लेंगे, तो 8 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 मिलके 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो ये हो गया 6, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या देखना है कि किस में सिग्निफिकेंट नंबर कम है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, इसमें 4 है, तो अपना आंसर भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 तक होना चाहिए। तो 69 पॉइंट, अब 8 को रिप्लेस करना है, तो 8 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा 69.2 kg। तो ये शॉर्ट फॉर्म था। तो आज हम अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करने के बाद अपन क्या करेंगे, आगे सीखेंगे गुणा तथा भाग में सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने ये सब चीज़ें सीख ली हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अपना अगला हेडिंग सीखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है अपने काम का है, ठीक है ना, याद रखना ये काम का है, यही क्या है फिजिक्स का बेसिक्स है। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स का बेसिक्स है। अगर आपको चीज़ें ये सब आती होंगी तो चीज़ें आपको जल्दी आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी आपकी। चलें अपन आगे बात करें। चलिए अपन आगे बात करते हैं आपसे। तो एग्जाम्पल में लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल है कि 7.8 मीटर, 12.85 मीटर तथा 0.14 मीटर का योग उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 7.8 प्लस करना है अपने को 12.85 प्लस कितना है 0.142, ठीक है, ये मीटर में है सारे। तो बताओ ऐड करने के बाद उचित सार्थक अंकों में आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले नॉर्मली ऐड कर लेते हैं, जैसे हमको ऐड करते हैं। तो 7.8 12.85 लिखना है तो 12.85 लिख दिया, ठीक है, और 0.14 और 2 ऐसे ऐड करना है। तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम ऐड करते हैं दशमलव को तो हम दशमलव सामने सामने रखते हैं, तो 0 बढ़ा देते हैं यहाँ पे, एक और 0, एक यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं इनको, तो 2 आ गया, 5 4 9 आ गया, और 8 8 16 1 17 हो गया, 17 आ गया, दशमलव आ गया, और 7 और 2 9 हो गया, तो 9 और 1 10, और 1 1 कितना हो गया अपना 2, तो इतना आ गया। अब हमको देखना है सिग्निफिकेंट नंबर सबसे मिनिमम किससे है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो अपना आंसर भी किस में होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर 2 तक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए सिग्निफिकेंट नंबर 2 तक चलते हैं। तो अपन लेके चलते हैं इसको। तो मैं इसको लिखूं तो 20.79 और 2 है। चलिए, तो 2 को रिप्लेस किया, तो 2 को रिप्लेस किया तो आगे वाले में कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही सिग्निफिकेंट नंबर 4 तक आ गया, हमको 2 तक पहुंचना है। आगे बात करते हैं। तो 20.9 को हटाए तो कितना हो जाएगा 8। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने तक हो गया 3 तक हो गया है, सही है। अगर आगे बात करते हैं अपन आगे, तो 8 को रिप्लेस किया तो आगे वाले में 1 ऐड होगा, तो 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21, यानी अपना ही सिग्निफिकेंट नंबर कितने तक हो गया 2 तक। तो अपना आंसर कितना आएगा 21 मीटर, ये अपना आंसर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर 3 तक इसको ऐड करना था,
7.8, हाँ तो सिग्निफिकेंट नंबर 2 तक लाना था अपने को ना, बताया था ना मैंने मिनिमम जितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी थी, दशमलव बिंदु के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली राशि में दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हो। तो दशमलव बिंदु के बाद कितने सार्थक अंक न्यूनतम है ये ध्यान देना था अपने को, ठीक है। तो थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सही कर लेते हैं इसको। तो दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम कितने सार्थक अंक, इसमें 1 है, इसमें 2 और इसमें 3 है। यानी दशमलव बिंदु के बाद अपने पास कितने सार्थक अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद 1। तो 1 सार्थक अंक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आ रहा था, यानी एक्चुअल आंसर अपना कितना हो गया 20.8 kg, ठीक है। तो सॉरी, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लीजिए यहाँ तक। तो ये अपना आंसर हो गया, चलिए ठीक है। तो दशमलव बिंदु के बाद आपको चेक करना है कितने सार्थक अंक किसमें कम है। तो दशमलव बिंदु के बाद इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसका मतलब अपने आंसर में भी 1 होना चाहिए दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग लिखता हूँ मैं आपके सामने, गुणा तथा भाग में सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। गुणा तथा भाग में सार्थक अंक ज्ञात करना, सार्थक अंक ज्ञात करना, ठीक है। गुणा तथा भाग में सार्थक अंक ज्ञात करना, इसमें भी 3-4 रूल है जिसको हमको फॉलो करके निकालना है सार्थक अंक। तो आपको याद रखना है वो नियम क्या है, और मैं अभी आपके सामने लिखूंगा तो आपको ध्यान देना है। चलिए, तो पहला है किसी राशि को स्थिरांक से गुणा करने पर अथवा भाग करने पर परिमाण में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की दी गई राशि में, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ रूल नंबर फर्स्ट, किसी दी गई राशि को स्थिरांक मतलब कांस्टेंट नंबर कोई, ठीक है, स्थिरांक से गुणा करने पर किसी राशि को स्थिरांक से गुणा करने पर अथवा भाग करने पर ठीक है, अथवा भाग करने पर परिमाण में उतने ही सार्थक अंक होते हैं, परिमाण में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की दी गई राशि में, होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल था, तो कोई भी नंबर है अगर आप उसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट नंबर उसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो अपन अगला रूल लिखते हैं, रूल नंबर 2 की बात करता हूँ मैं आपके सामने। तो रूल नंबर 2 है, गुणा अथवा भाग की क्रियाओं में प्राप्त परिमाण में उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की दी गई राशियों में से न्यूनतम सार्थक अंक वाली राशि हो। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गुणा या
भाग, ठीक है ना, गुणा या भाग की क्रियाओं में प्राप्त राशि में उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की दी गई राशियों में से न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या हो, न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या हो, ये ध्यान रखना है। तो जब भी दो नंबर का गुणा या भाग कर रहे हैं आप, तो पहले साधारण तौर पर गुणा भाग कर लें, फिर आसानी से क्या करना है कि आपको सिग्निफिकेंट नंबर गिन लेना है किसमें कम है, और उतना ही आपको क्या करना है आंसर में भी रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो करिए जल्दी से, ये हो गया। तो यही दो नियम है, तो जल्दी से कर लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। लेट सपोज, मान लो 3.234 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। मान लो मैंने कर दिया 1.32 से, ठीक है। तो साधारण तौर पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 3 4 जा कितना हो गया, हो गया तुम्हारा 12, 3 3 जा 9 और 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 जा 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ कट्टम कुट्टम 1 4 जा 4 हो जाएगा, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 हो जाएगा। चलिए लेट से एक बार कर लेते हैं। तो 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 चौके 12 के 2, 3 3 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, ठीक है, बढ़िया सही है। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और कितना हो गया 16, ये 11 और 12 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो 3 2 5 स्थान हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख चुका है इसने कि जितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतने ही, जितने कम होंगे तो 3 सिग्निफिकेंट तक अपने को ले जाना पड़ेगा। तो चलिए 4.2688, अगर मैं इसको इस वाले रिप्लेस करूँ तो 4.2689 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए अभी, तो 5, इस 8 को रिप्लेस किया हमने। चलिए अपन 4 इसको करते हैं तो अगला वाला 9 हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ तक हो गया, 4 तक हो गया। तो आगे चलते हैं, तो अगला वाला कितना हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर कितने तक हो गया 3 तक। तो ये अपना आंसर, तो 4.27 हो जाएगा अपना क्या आंसर, ठीक है, बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है। आपको डेली ही ऐसे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, मिल के सॉल्व कर लेंगे तो इसको, ठीक है। तो आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर लें। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पॉइंट्स आपको कम दिख रहे होंगे, तो पॉइंट्स आपको, आई होप आपको पॉइंट दिख रहा होगा। हाँ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अपना 4.27 आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सीखने वाले अगला हेडिंग, संख्या को पूर्ण बनाना। उसके पहले मैं आपको एक जेई का सवाल देता हूँ जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ।
क्वेश्चन निकालते हैं। एक फिजिक्स की किताब आ गई मेरे पास, ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, आप पहले सॉल्व करते रहें इसको, फिर अपन क्या करते हैं अपन। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, कहाँ मिला, कहाँ गया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अपन आगे करते हैं। अपन नीट के भी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैंने नीट की बुक मंगाई है, अपन क्या करेंगे, नीट का फिजिक्स का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि बायो वाले जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको चीज़ें समझ में आ सके कि फिजिक्स हमको कैसे करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं व्हाट्सएप, कोई चीज़ पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है ये कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया द, ठीक है, इतना है। तो द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर, यानी इसी प्रकार का अगर 7 स्क्वायर ले लें, 7 सच स्क्वायर, the area of 7 such square taking into account the significant number is, account the significant number is, यानी आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर खोजना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। हमारे पास स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका वैल्यू। तो अगर हम 7 ले लें तो बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा। और ये सवाल है जेई 2019, यानी जेई मीन्स 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें लिख रखा है, कितना होगा, 37.030 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, इतने लिख रखा है 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी ऑप्शन है 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं। तो आगे हो गया हमारा कितना, डी 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीखने की बात ये है ना, सीखने की बात ये है। तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, आपको समझो ज़रा। मान लो, लेट सपोज, लेट मतलब होता है मानना। मान लो आपने गलती से इसका गुणा कर दिया, 5.29 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63। तो 7 2 जा कितना आ जाएगा, 7 9 जा तो 63, 7 2 जा 14 हो गया, 14 और 6 मिलके 20 हो जाएगा। और 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। तो 37 पॉइंट कितना हो जाएगा,
03, ठीक है। और आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया कितना, 37.03, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया है तो जितने लिस्ट नंबर आप क्या होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, उसमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास 1 है, तो आप अगर इसको सिग्निफिकेंट नंबर 1 तक ले जाओगे तो कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। देख रहे हो, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कोई भी एक नहीं है किसी में भी। तो हम इसको मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, ऐड वाले तरीके से करेंगे, जैसे हमने किया था अभी। 5.29, 5.29, 5.29, 5.29, 5.29, 5.29, ठीक है। तो ये 3 हो गए, 3 हो गए। अच्छा 5.29 एक और आएगा। अच्छा इसको ऐड करने पे कितना आएगा अपना, यही जो ऊपर आया है 37.03, तो हमने ऐड किया तो 37.03 आ गया। अब हमने एडिंग में क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि दशमलव के बाद जितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए दशमलव के बाद, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, यानी आंसर में भी मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, 0 और 3, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना ऑप्शन सही है। तो जिन्होंने ये दिमाग लगाया होगा वो कभी आंसर ही नहीं कर पाएंगे, ये रॉन्ग आ जाएगा और यहाँ से चीज़ें आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमको ऐड करके आंसर लिखना था, तो ऑप्शन आपके मिलेंगे। आपने ऐड नहीं किया तो आपके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो लगभग हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। राउंडिंग आप भी हमने सिखा दिया है। राउंडिंग आप करना मतलब वही जो नंबरों को पीछे से आगे किया जाता है, तो राउंडिंग आप करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो राउंडिंग आप मतलब क्या होता है, संख्या को पूर्ण बनाना। जैसे मैंने बोला सिग्निफिकेंट नंबर 3 तक कर दो, तो आप क्या करते हो, 8 को हटाते हो, अगले वाले में 1 ऐड करते हो, उसी को कहते हैं राउंडिंग आप करना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ, मैंने बोला इसको राउंडिंग आप कर देते, राउंडिंग आप करने का मतलब 2 को पहले रिप्लेस किया तो आगे वाले में कुछ नहीं ऐड होगा, तो 5.3 होगा। फिर मैंने बोला फिर राउंडिंग आप करो तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है संख्या को पूर्ण बनाना, और जो हमने पहले ही सीख रखा है संख्या को पूर्ण बनाना। जहाँ तक मैं आपसे कहूँ संख्या को पूर्ण बनाना राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर रखा है कि 5 है, 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में 1 ऐड होगा या 1 ऐड नहीं होगा, ये सब चीज़ें हमने सीख ली है, तो हमको करना ही नहीं। तो ये चैप्टर हमने लगभग पूरा ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलिए ज़रा करके बताइए कितना आंसर होने वाला है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए जे मीन्स का एक और क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं जे का एक और क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही बड़े बड़े कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखने पड़ते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते रहेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट सही से नहीं सीखा, नहीं जाना, तो फिर आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। बहुत लोग हैं, ठीक है ना, दुनिया में पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग सीखते हैं अच्छे से। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए, आराम से। पूरे ध्यान से देखने से फ़ायदा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी कहाँ पे कैसे हमको अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ कि अच्छा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 1.42 कितना आएगा, तो आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर दीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। तो इसको कर लीजिएगा आराम से, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 1.42 इसको कर लीजिएगा। अपन क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको आपको करना है। तो जो भी आंसर आएगा आप हमको क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। जे मेंस का अगला क्वेश्चन है, इन द डेंसिटी measurement of a cube, in the density measurement of a cube, ठीक है, of a cube
द मास एंड द एज, द मास एंड एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज measured as 10 plus minus 0.10 kg, ठीक है, एंड 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर, 0.01 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, यानी जो मास है वो इसमें नापा जा रहा है, और जो उसकी लेंथ है, एज लेंथ मतलब क्या होता है, किनारे का लेंथ, साइड लेंथ, लंबाई की बात हो रही है। और डेंसिटी का मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया था, घनत्व होता है, ठीक है। तो बता रहा है कि द एरर मेजरमेंट इन डेंसिटी, यानी डेल्टा डी, ठीक है। तो वो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। चलिए मैं ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूँ। चलिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अच्छा चलिए, डेल्टा डी की वैल्यू बतानी है आपको, डेल्टा डी, ठीक है। तो इधर ऑप्शन में लिख रखा है उसने, पहला ऑप्शन है 0.01 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये है, या बी ऑप्शन 0.10 kg पर मीटर क्यूब, और तीसरा ऑप्शन है 0.07 kg पर मीटर क्यूब, और चौथा ऑप्शन है 0.31 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ट्राई करना है आपको तो ट्राई कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी जेईई 2019 का पेपर का सवाल है। तो जेईई के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हुए तो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो चीज़ें आसान नहीं है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका, ध्यान से आप देखेंगे सोल्यूशन ये है कि मास डेंसिटी नापना है, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब है तो डी बराबर एम अपान क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि साइड ये है तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी चलिए लिखता हूँ मैं इसको, अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा डी बाई डी, शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एम बाई एम, ठीक है ना। लॉग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये नंबर जो होता है आगे चला जाता है, तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो डेल्टा डी की वैल्यू हमको निकालनी है, उसके पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए मैं साइड में निकाल लेता हूँ। तो डी बराबर क्या होता है, एम अपान बी। तो डी बराबर एम की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, और भी क्या होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इतनी है, तो 0.10 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो डी की वैल्यू अगर ध्यान से आप देखो तो डी बराबर 10 अपान, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा 1 × 10 के पावर -1 का होल क्यूब। तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 के पावर 4, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स से थोड़ी सी दशमलव को एक स्थान पीछे लगे तो 10 के पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका होल क्यूब, तो एक का होल क्यूब तो एक ही आता है, 10⁻3, 10⁻1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻3। अच्छा 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, तो इसके पावर में 1 था और 3 मिल के कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 10 के पावर 4 हो गया, यहाँ पर रख दिया हमने 10 के पावर 4, तो अच्छे से रख देते हैं 10 के पावर 4, ठीक है। अब डेल्टा एम बाई एम, तो 10.10 हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.01 बटे में 10.10, कोई दिक्कत। तो डेल्टा डी बाई 10 के पावर 4 इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.10 बटे 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको अच्छा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्थान पे 0 ऊपर है, 2 स्थान पे 0 नीचे है, तो क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 1, और बटे में 10 आ जाएगा। डेल्टा डी
बराबर 10/10 10 इसको मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख दूँगा 3/10। तो चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो डेल्टा डी बाई 10⁴। अच्छा मैं ऊपर वाले को लिखना चाहूँ तो मैं इस ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 100 से क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, कोई दिक्कत? डेल्टा डी बाई डी। हाँ अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आए तो इसको बैक करके भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1/100 प्लस 3/10। तो मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा। तो डेल्टा डी बाई 10⁴। तो डेल्टा डी बाई 10⁴ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लेना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से मैं अगर करना चाहूँ तो ये आ जाएगा कितना 31 आ जाएगा, अरे 30 आ जाएगी, सॉरी 30 आ जाएगा। तो ये 31 बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ये आ जाएगा 100। हाँ चलिए अब ये आ गया 100। तो अब ध्यान से आप देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन आगे करते हैं। तो अपन मैं करना चाहूँ तो आगे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दशमलव में तो आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं आंसर और अच्छे से चेक कर लेते हैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो ये कितना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना है तो ये हट जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, थोड़ा इधर है कहीं पे, उसको सही कर लेते हैं अपन, ठीक है। जल्दी कर लीजिए फिर अपन आगे करते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें इसको पूछना चाहिए था, यूनिट नहीं देना चाहिए था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको डी की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। तो इस क्वेश्चन में एरर इस बात की है कि इसमें डेल्टा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा डी की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन आप नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को एरर कर दिया गया है। हाँ अभी को मैंने देखा तो इस क्वेश्चन को एरर कर दिया गया, इसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में एरर है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना। तो डेल्टा डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इतना एरर कभी होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमने सॉल्व कर दिया तो ये एरर होता है इतना, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे चीज़ें निकाली जाती हैं। तो उसने सिर्फ डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू पूछ रखी है, तो डेल्टा डी बाई डी, और हमने क्या निकाला, डेल्टा डी निकाल लिया है। तो जब आप डेल्टा डी बाई डी निकालोगे तो वो जो यूनिट होता है ना, मैंने कभी भी यूनिट नहीं पूछा होगा। डेल्टा डी बाई डी यानी डेंसिटी ऊपर भी है, डेंसिटी नीचे भी है, तो उसमें कोई मात्रक नहीं दिया होता है। तो उसने ऑप्शन में मात्रक दिया, इसका मतलब क्वेश्चन गलत था, लेकिन उसका ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, डेल्टा डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप फिर उससे डेल्टा डी बाई डी निकाल सकते हैं, आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा डी बाई डी निकाल दूँ आपके लिए, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। डेल्टा डी की तो वैल्यू इतनी आ गई, तो मैं डेल्टा डी बाई डी करता हूँ। तो डेल्टा डी बाई डी कितनी आ जाएगी, 31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। तो डेल्टा डी बाई डी ये कितना आ जाएगा, 31 इंटू 10⁻² आ जाएगा। अगर हाँ ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0.31 लिखना पड़ेगा। तो इसमें मात्रक नहीं होता तो ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने मात्रक दिया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं थे। मात्रक नहीं दिया होता तो 0.31 kg क्या हो जाता है, सी हो जाता है। और हमने क्या निकाला, डेल्टा डी। तो उसने डेल्टा डी एक्चुअली पूछा होता तो मात्रक देता, लेकिन डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.31 आंसर हो जाएगा अपना सी। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन न्यू चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।